तो है गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होंगे कि मैं आज पोर्टफोलियो एक रिव्यू करने वाला हूँ जिसका पोर्टफोलियो का वैल्यू 5.5 लाख का है। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे एक वीडियो में कमेंट दिया था कि उनके पास उनका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा निगेटिव में जा रहा है। तो कितना निगेटिव में जा रहा है मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो उनका पोर्टफोलियो उन्होंने रिव्यू करने के लिए हमें बोला था। तो शेरटन जी का मैं ये रिक्वेस्ट में ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए तो बनाया ही है। तो दोस्तों, आप लोग भी इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगे क्योंकि आप लोग के पास भी इनका जो 15 स्टॉक्स है उनमें से कोई ना कोई आप लोग के पास भी ज़रूर होगा। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उनका जो करेंट पोर्टफोलियो है वो 4.9 लाख का है। उनका 62,000 का लॉस हो रहा है और उनका जो इन्वेस्टेड वैल्यू वो 5.5 लाख का था। तो अभी दोस्तों, उन्होंने क्यों क्या कि उनको इतना लॉस हो रहा है और उस लॉस को आप लोग भी कैसे रिकवर कर सकते हैं अगर आपका भी पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को स्ट्रेटेजी में बता सकूं और अच्छी तरह से आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना सके, निगेटिव जो आपका जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि मैं आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ जिसका आप लोग नेट वैल्यू 5.5 लाख का है। तो दोस्तों देखिए, ये जो इनका पोर्टफोलियो है से रतन पत्रा का, तो उनका 15 स्टॉक्स है और इन 15 स्टॉक में से आप लोग का भी जरूर पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो को, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग भी क्या गलती कर रहे हैं, आप लोग का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो मैं लास्ट में आप लोग को स्ट्रेटेजी एक बताऊंगा कि आप लोग को पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है और इनका क्या गलती हुआ है इन 15 स्टॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनका जो पहला स्टॉक उन्होंने सिलेक्ट किया तो उसका नाम है आभास फाइनेंशियल। तो ये एक फाइनेंस का स्टॉक है। तो अगर मैं इसके बारे में बोलूँ, आपका जो पोर्टफोलियो है, तो जब आप लोग डाइवर्सिफाई करते हैं तो एक फाइनेंस का स्टॉक होना ही चाहिए। तो उन्होंने भी फाइनेंस का स्टॉक में आभास फाइनेंशियल सिलेक्ट किया। आभास फाइनेंशियल बहुत एक अच्छा स्टॉक है, आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा। तो इसका अगर मैं रिटर्न भी देखूँ तो ये इसका रिटर्न भी बहुत ही शानदार ही है। आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 91% है और इसका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो 250% के आसपास में है। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो दोस्तों, अगर उनको क्या करना चाहिए, अभी उनका थोड़ा सा लॉस जा रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हैं कि मार्केट शायद जब अप हुआ तो उन्होंने तब खरीदा, इसलिए उनका अभी लॉस जा रहा है। तो ये आपको होल्ड करना चाहिए अगर मैं बोलूँ। और अगर किसी ने इसको खरीदा हुआ है और लॉस जा रहा है आपका भी, तो आपको भी डेफिनेटली ये होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही अच्छा है। तो इसके साथ दोस्तों, अगर कोई न्यू इन्वेस्टर सोच रहा है कि फाइनेंस के स्टॉक में कौन सा मैं इन्वेस्ट करूं, तो फाइनेंस के स्टॉक में डेफिनेटली दोस्तों आपको तीन स्टॉक का नाम बोलूंगा। तो ये 3 में आपका एक में तो इन्वेस्ट होना चाहिए। तो 1 नंबर में मैं बोलूँ तो यही है आवास फाइनेंशियल। तो दूसरा जो बोलूँ तो वो है बजाज फाइनेंस और तीसरा जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर मैं फाइनेंस के बारे में बोलूँ, बजाज फाइनेंस तो टॉप में आता है, आप लोग को मालूम है, और आवास फाइनेंशियल भी डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है। तो अगर मैं आप लोग भी इसको खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली अगर आपको लॉस भी जा रहा है तो आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये स्टॉक मेरी तरफ से हाँ है। तो दोस्तों, इनका अगर मैं सेकेंड स्टॉक के बारे में बोलूँ तो उसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब। तो एपीएल अपोलो ट्यूब स्टॉक कैसा है, क्योंकि उनका अगर देखें तो उनका पोर्टफोलियो में ये लॉस जा रहा है। तो ये फ्यूचर में क्या बढ़ेगा उनका लॉस या फिर उनका प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इस स्टॉक के बारे में बोलूँ, इस कंपनी के बारे में बोलूँ, तो ये स्टील मैन्युफैक्चर में काम करता है और अभी थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा लॉस दे रहे हैं ये कंपनी, पर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ये नहीं बढ़ेगा। ये ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा कंपनी है। और अगर मेटल एंड माइनिंग में बोलूँ तो ये बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि मेटल एंड माइनिंग में मैं इन्वेस्ट करूँ और कौन सा कंपनी में करूँ, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एपीएल अपोलो ट्यूब्स, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा कंपनी है। और दोस्तों देखिए, अगर मैं अभी बोलूँ तो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो दिस इज द डेफिनेटली द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इट। तो अभी आप लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, बहुत एक अच्छा टाइम है। और अगर इनके बारे में बोलूँ, इनका लॉस कैसे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, तो दोस्तों देखिए, उनको ये होल्ड करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो होल्ड करेंगे थोड़ा देर के बाद ये जरूर प्रॉफिट देगा उनको। तो उनका जो ये सिलेक्शन बहुत एक अच्छा है। तो मेटल माइनिंग में मेरी तरफ से ये ओके है। तो दोस्तों, इनका जो तीसरा स्टॉक है तो उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है वो एक हेल्थ केयर का स्टॉक है। तो आप लोग को मालूम ही है, अपोलो हॉस्पिटल का नाम तो आपने सुना ही है।
तो दोस्तों देखिए, जब आप लोग डाइवर्सिफाइड करते हैं अपना पोर्टफोलियो, एक हेल्थ केयर का तो स्टॉक होना ही चाहिए, और इसलिए उन्होंने भी एक अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्टॉक में, हेल्थ केयर के स्टॉक में डाइवर्सिफाइड करने के लिए सिलेक्ट किया। तो उनका ये सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ा सा उनका लॉस जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि आप लोग को उन्होंने आप में खरीदा है, इसलिए थोड़ा सा अभी डाउन जा रहा है। तो अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट टाइम, आप लोग अभी एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल का अगर मैं रिटर्न बोलूँ तो आपको मैं स्क्रीन में दे दूंगा। जो अपोलो हॉस्पिटल का रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है, और फ्यूचर में ये तो बहुत ही ज़्यादा और बढ़ने वाला है। अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न बोलूँ तो 116% है, और अगर 5 ईयर का रिटर्न बोलूँ वो है 228%। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर मैं ग्राफ भी आप लोग को दिखाऊँ तो अभी थोड़ा सा डाउन में ज़्यादा हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बोलूँ तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, और अभी ये बेस्ट टाइम है आप लोग को निवेश करने के लिए। अगर आप हेल्थ केयर में सोच रहे हैं तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनका थोड़ा सा अभी लॉस जा रहा है, तो उनको अभी ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कुछ महीनों के बाद उनको ये प्रॉफिट देने वाला है। तो आपको भी अगर लॉस दे रहा है तो आपको भी ये डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और अगर कोई न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं हेल्थ केयर में, तो आप लोग डेफिनेटली अपोलो हॉस्पिटल में अभी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये राइट टाइम है एंट्री लेने के लिए। तो दोस्तों इनका जो ये चौथा स्टॉक है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आप लोग को बोलूँ मैं, HDFC, ICICI इतना बड़ा बड़ा बैंक जो है उससे ये इतना आप लोग बोल सकते तास नहीं है उस बैंक से। क्योंकि देखिए, जब HDFC डाउन जाता है, जब ICICI डाउन जाता है, तो सारा बड़ा बड़ा बैंक ही डाउन जाता है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उन बड़ा बैंकों के साथ इतना तास नहीं है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप लोग एक ऐसे बैंक सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आप लोग थोड़ा सा कि बड़ा बैंकों से अगर लॉस हो, बड़ा बैंक अगर लॉस दे रहे हैं तो ये लॉस ना दे, तो आप लोग डेफिनेटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनका अगर मैं देखूँ तो इनका इन्वेस्ट भी इसमें अच्छा ही है। तो आप लोग डेफिनेटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग निवेश कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसका थोड़ा सा आप लोग को रिटर्न दिखा दूँ तो ये फ्यूचर में आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा आप लोग को रिटर्न देने वाला है, और दे सकता है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसका 1 ईयर का रिटर्न बोलूँ तो ये 72% है, और इसका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो 128% है। हाँ, ग्राफ में थोड़ा सा अप डाउन ज़्यादा है, तो आप लोग को ऐसे नहीं कि ये अप नहीं जा रहे, अप डाउन ज़्यादा है, पर इसका आप लोग बोल सकते हैं अप ट्रेंड ज़्यादा है डाउन ट्रेंड से। तो इसलिए डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। अगर आप लोग ऐसे कुछ बैंक सिलेक्ट करना चाहते हैं जो बड़ा बड़ा बैंक जब लॉस दे, ये इतना लॉस ना दे, तो आप लोग डेफिनेटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर सकते हैं। तो इनका जो ये इन्वेस्टमेंट है, तो मैं डेफिनेटली इसमें हाँ बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग को ये जो होल्ड करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा और प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों इनका जो 5 नंबर स्टॉक है तो उसका नाम है एम्बर एंटरप्राइज। तो दोस्तों एम्बर एंटरप्राइज का अगर आप लोग एक अच्छा से एनालिसिस चाहिए तो आप लोग को मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है एम्बर एंटरप्राइज के बारे में, कि ये आप लोग को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अगर डिटेल से चाहिए तो आप लोग देख लेना। तो इसके बाद देखिए, ये जो एम्बर एंटरप्राइज का इनका निवेश है, अभी उनका थोड़ा सा लॉस जा रहा है, पर दोस्तों ऐसी बात नहीं कि ये लॉस ही जाएगा। एम्बर एंटरप्राइज अगर मैं हाउस होल्ड ड्यूरेबल में बोलूँ तो ये एयर कंडीशनर, तो ये सब जो AC है, तो ये सब में ये आप लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर करता है। तो एम्बर एंटरप्राइज जो है बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है, और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में ही आप लोग को अच्छा रिटर्न देता है। उन्होंने थोड़ा सा आप में खरीदा होगा, इसलिए उनको थोड़ा सा अभी लॉस हो रहा है। तो अगर मैं अभी बोलूँ, अगर आप लोग को अभी निवेश करना चाहिए या फिर नहीं निवेश करना चाहिए, तो दोस्तों देखिए, अभी आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, आप लोग निवेश कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग रुकिए, थोड़ा सा और डाउन होने दीजिए इसको, तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न आप लोग को मिल जाएगा। थोड़ा सा और डाउन जाने दीजिए, आप लोग बोल सकते हैं 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ डाउन जाने दीजिए। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ये आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगा लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में, कुछ ही मिड टर्म में आप लोग को आपको ये प्रॉफिट देने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है, ये डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसके साथ वोल्टास को अगर मैं आप लोग बोल सकते कंपेयर करूँ तो दोनों ही बेहतरीन है, दो ही अगर मैं बोलूँ तो दोनों ही अच्छा है। पर अगर शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो एम्बर एंटरप्राइज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अच्छा है, और जो वोल्टास है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। तो डेफिनेटली ये मेरी तरफ से हाँ है। तो दोस्तों अभी उनका प्रॉब्लम के बारे में मुझे आप लोग को बताना है कि उन्होंने क्या गलती किया। तो दोस्तों देखिए, जो मैं अभी 6 नंबर का स्टॉक बोलने जा रहा हूँ वो है बंधन बैंक। और उनका अगर मैं ज़्यादा लॉस के बारे में बोलूँ तो बंधन बैंक में ही ज़्यादा उनका लॉस हो रहा है। तो उनका 28,000 के करीब में उनका इसमें ही लॉस है। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने क्या गलती किया, आपको कभी भी एक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
उनका अगर मैं पोर्टफोलियो अगर मैं लास्ट तक बताऊंगा, आप लोग को देखने को मिलेगा कि उन्होंने सिर्फ बैंक का स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट किया, 6-7 उनका बैंक का स्टॉक है, तो डेफिनेटली उनको लॉस तो देगा ही ज़्यादा। तो मैं आप लोग को लास्ट में स्ट्रेटेजी बोलूँगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लास्ट तक देखिए। तो बंधन बैंक आपको चूज नहीं करना था क्योंकि ये इतना अच्छा बैंक नहीं है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, देखिए सरितन जी, देखिए आपको क्या करना है। आपका जो बैंक का स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस को छोड़कर बाकी जो बैंक है आपका, मैं नाम बोल रहा हूँ, आपके पास बंधन बैंक का स्टॉक है, आपके पास फेडरल बैंक का स्टॉक है। ये भी फेडरल बैंक इतना अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा कम प्राइस में मिला है इसलिए बहुत लोग खरीद के इसको, और बहुत यूट्यूबर बनाता है कि फेडरल बैंक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आप लोग को मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो फेडरल बैंक फ्यूचर में भी इतना अच्छा नहीं है, पर अगर आप लोग बैंक चाहिए तो मैं लास्ट में बोलूँगा आपको कौन सा बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सारिदन जी देखिए, आपको बंधन बैंक का जो स्टॉक है वो आपको बेचना चाहिए अभी, क्योंकि देखिए आप जितने होल्ड करेंगे आपका लॉस भी ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। और आपको मैं बोलने वाला हूँ कि आप ये सब बेचकर आप क्या खरीदना चाहिए। तो बंधन बैंक आपको बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। फेडरल बैंक जो है ये भी आपको सेल करना चाहिए। इसके बाद आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक भी है, तो ये भी आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि आपको अभी गलती का आपको मालूम पड़े कि आपने क्या गलती किया। तो इसके बाद दोस्तों इनका अगर और एक मैं फाइनेंस के बारे में बोलूँ तो श्री सिटी यूनियन, तो ये भी आपको बेचना है। तो देखिए सरितन जी, आपको क्या करना है, ये जो 4-5 बैंक मैंने बोला आपको सेल करना चाहिए। ये सेल करके आपके पास जो पैसा आएगा, जो कैपिटल आएगा, आपको उससे एक अच्छा बैंक खरीद लीजिए, एक अच्छा बैंक का स्टॉक खरीद लीजिए। अगर मैं बोलूँ तो आपको HDFC बैंक सबसे टॉप में आता है विथ हाई रिटर्न एंड विथ हाई, आपको बोल सकते हैं फ्यूचर ग्रो में अगर मैं देखे तो HDFC बैंक 1 नंबर में आता है। तो आप देख लीजिए, मैं 2 बैंक के बारे में बोलना चाहूँगा, HDFC एंड ICICI। तो ये दोनों एक ऐसा बैंक का स्टॉक है जो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही देगा, मुनाफा ही देगा। तो आपका जो लॉस हुआ है बंधन बैंक में और बाकी जो ये मैं एयू स्मॉल फाइनेंस को छोड़कर बाकी जो मैंने नाम बोला, तो आपको ये सब बैंक में आपको सेल कर देना है और आपको क्या खरीदना है, HDFC का या फिर ICICI का, आपको जो अच्छा लगे उसका कुछ स्टॉक आप लोग, कुछ शेयर उस स्टॉक का आप लोग खरीद लीजिए। और सरिंदर जी आपको भी बोल रहा हूँ मैं, आप वही कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मुनाफा चाहिए और आपको इससे लॉस कवर करना है। और दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोग भी सोच रहे हैं अगर बैंक में कौन सा में इन्वेस्ट करें, तो आपका बैंक का स्टॉक एक तो होना चाहिए बैंक का स्टॉक पोर्टफोलियो में। पर ऐसे नहीं कि आप फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंक में आप इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे बात नहीं है। आप एक ऐसे बैंक में इन्वेस्ट कीजिए जो अभी टॉप में है, जो अभी आप लोग बोल सकते लीड कर रहा है। तो HDFC सबके पास में चॉइस आता है। तो इसके बाद आपको और एक ऐसे बैंक रखना चाहिए जो आप लोग बोल सकते फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और देगा। तो ऐसे ही बैंक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि एयू स्मॉल फाइनेंस को रखने को और बाकी सारा जो बैंक है उनको बेचकर एक अच्छा लीड कंपनी को खरीदने को, बैंक का, जो कि HDFC। तो जब जब HDFC वो खरीदेंगे तो उनका लॉस कवर हो जाएगा। तो आपको भी डेफिनेटली बैंक का सेक्टर में यही करना चाहिए। तो दोस्तों उनका जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है कैम्प सर्विसेज। सो कैम्प सर्विसेज के बारे में मैं अगर बोलूँ तो ये आता है IT सर्विस में, पर बेसिकली उनका IT सर्विस में इतना ताज नहीं है, उनका है म्यूचुअल फंड्स में। तो जो म्यूचुअल फंड्स में हम लोग निवेश करते हैं तो उनका जो आप लोग बोल सकते हैं जो प्रॉफिट इससे निकलता है वो ऐसे सब कैम्प सर्विसेज में वो प्रॉफिट बढ़ता है या फिर घटता है। तो अगर देखिए म्यूचुअल फंड ये सब में फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली आप अगर IT सेक्टर में इसको सिलेक्ट किया तो ये बहुत ही अच्छा है, पर इसका काम IT सेक्टर से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है। और अगर आप लोग दोस्तों IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं 2 कंपनी ऐसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग डेफिनेटली अगर इसमें आग बंद करके निवेश कर सकते हैं। एक है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये लॉस देने का चांस ही नहीं है फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। और सेकेंड जो है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। दोस्तों देखिए हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप लोग को डेफिनेटली अगर IT सेक्टर में आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कौन सा सिलेक्ट करूँ मैं, तो आपको डेफिनेटली TCS या फिर हैप्पीएस्ट माइंड, ये दोनों को तो आप एक को सिलेक्ट करना ही चाहिए, आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और सरितन जी को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कैम्प सर्विस है तो कोई बात नहीं, कैम्प सर्विस फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का, आप लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में ये सब जो हिसाब किताब होता है वो काम करता है। तो ये डेफिनेटली आपको हाई रिटर्न देगा।
पर अगर आप और आईटी सेक्टर, सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए आप खरीद सकते हैं, अगर खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हैप्पीएस्ट माइंड या फिर टीसीएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको सिर्फ आईटी सेक्टर का ही आपका प्रॉफिट देगा। और आईटी सेक्टर फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कैम सर्विस, जैसे कि मैंने बोला, ये म्यूचुअल फंड का स्टॉक है। ये आईटी सेक्टर में डायरेक्ट आईटी सेक्टर में जो प्रॉफिट होता है इसमें नहीं मिलता। आपको अगर डायरेक्ट आईटी सेक्टर का चाहिए तो आप डेफिनेटली हैप्पीएस्ट माइंड या फिर टीसीएस में जा सकते हैं। पर कैम सर्विस अगर मैं बोलूँ तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और दोस्तों, अगर आपने भी कैम सर्विस सिलेक्ट किया तो आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आपको ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टॉक वो है ग्लेनमार्क लाइफ। तो ग्लेनमार्क लाइफ के बारे में मैं अगर बोलूँ तो ये फार्मा के स्टॉक है। तो मैं आपको लास्ट में बोलूँगा कि आपको क्या डाइवर्सिफाई कौन सा सेक्टर में आपको करना चाहिए। तो फार्मा भी मेरे अगर चॉइस में बोलूँ तो फार्मा सेक्टर भी आता है। तो ग्लेनमार्क लाइफ अच्छा है या फिर नहीं, तो दोस्तों देखिए, ग्लेनमार्क लाइफ उनको निगेटिव दे रहे हैं। अगर मैं बोलूँ मेरी तरफ से तो दोस्तों देखिए, अगर आपने ये खरीद के रखा है तो आप होल्ड कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट होने दीजिए। पर अगर मेरी तरफ से बोलूँ तो आपको ग्लेनमार्क से ज़्यादा, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया फार्मा स्टॉक, तो आपको डेफिनेटली कौन सा में जाना चाहिए, सन फार्मा में। सन फार्मा आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाला है फ्यूचर में, और उसका फ्यूचर भी है। तो इसके बाद दोस्तों, अगर ग्लेनमार्क लाइफ, ऐसे भी नहीं बोल रहे कि ये बुरा है, पर अगर आप लोग फ्यूचर देखें तो ग्लेनमार्क लाइफ से ज़्यादा आपको सन फार्मा में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और शेरिटन जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप इसको सेल मत कीजिए अभी, आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट होने दीजिए। प्रॉफिट होने के बाद अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो, आपको ये सेल करके आपको सन फार्मा में इन्वेस्ट करना है। और सन फार्मा में इन्वेस्ट करने के बाद आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमाने ही वाले हैं इसमें, फार्मा स्टॉक में। तो फार्मा स्टॉक में अगर बोलो तो रेडिस जो लेबोरेटरी से ये फास्ट में आता है, पर सन फार्मा जो है वो 2 या फिर टॉप 5 में तो ये रहता ही है। तो सन फार्मा बहुत ही अच्छा स्टॉक है फार्मा स्टॉक के लिए। और अगर किसी ने ग्लेनमार्क खरीदा हुआ है, अभी आप लोग होल्ड कीजिए। अगर आप लोग का लॉस हो रहा है और अगर प्रॉफिट हो रहा है, आप कोई बात नहीं, आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट अगर हो रहा है तो इसको बेच के आप लोग सन फार्मा खरीद सकते हैं, क्योंकि सन फार्मा बहुत ही फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, इनका जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इनवेंचर ग्रो। तो इनवेंचर ग्रो एक कैपिटल मार्केट का स्टॉक है। तो इसका अगर मैं प्राइस बोलूँ तो 2.85 रुपीज़ है जो उन्होंने खरीद के रखा है। दोस्तों, आपको क्या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, कैपिटल मार्केट में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा इतना फ्यूचर है भी नहीं भी, आपको बोल सकते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अगर पोर्टफोलियो आपका प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं रिस्क फ्री के साथ, तो आपको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने, आप लोग इन्वेस्ट नहीं करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एफएमसीजी में। आप लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, पर अगर आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं और डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे अगर आप लोग कुछ सेक्टर आप लोग सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एफएमसीजी। क्योंकि एफएमसीजी का जो स्टॉक है, वो जो आप लोग बोलते हैं जो सेक्टर है, वो लॉस देने का चांस ही नहीं है फ्यूचर में। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं ऐसे ही 4 आपको बोलूँगा जो बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो एक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत ही एक अच्छा एफएमसीजी का स्टॉक है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। इसके बाद आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, आपने तो नाम सुना ही है, तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है और ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसके बाद आता है मेरिको। मेरिको का प्राइस दोस्तों 600-500 इसमें आप लोग को मिल जाएगा एक शेयर का प्राइस। तो ये बहुत ही फ्यूचर है इसका। और आप लोग बोल सकते हैं ये जो मेरिको है, ये जो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस है, बहुत ही जल्द इसका प्राइस होने वाला है। तो इसके बाद आता है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया भी एफएमसीजी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपने तो नाम सुना है ब्रिटानिया का। तो ये 4 ऐसे स्टॉक है जो आपको लॉस दे ही नहीं सकता, चाहे शॉर्ट टर्म में अगर आपको दे भी, लॉन्ग टर्म में आपको देने का चांस ही नहीं है, आपको प्रॉफिट ही देगा डेफिनेटली। तो अगर आपने भी कैपिटल मार्केट का लिया हुआ है और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद आप लोग क्या करना है, इसको सेल करके एफएमसीजी सेक्टर में से एक सिलेक्ट करके आप लोग बाय कर लेना। तो मैं सारिदन जी को भी ये बोलना चाहूँगा कि आप भी जो इनवेंचर ग्रो स्टॉक लिया आपने, तो उसको अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा अभी, तो आपको ये डेफिनेटली सेल करके एफएमसीजी का, जैसे कि मैंने 4 बोल दिया, इस चारों में से आपको जो कौन सा अच्छा लगता है आप देखिए सर्च करके। तो आपको जो अच्छा लगे इस चारों में से आप एक शेयर आप सिलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको फ्यूचर में या फिर शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही एक अच्छा रिटर्न देगा और आपका जो लॉस है
वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका जो लॉस ये रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप मेरी तरफ से, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे करेंगे तो उन्होंने नेक्स्ट स्टॉक खरीद के रखा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो दोस्तों देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको देखिए, ये ऐसे बात नहीं कि ये अच्छा स्टॉक नहीं है, पर अगर फाइनेंस में मैं बोलूँ तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, बजाज फाइनेंस, इसके बाद आता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस और इसके बाद आता है आवास फाइनेंस। तो ये 3 ऐसे फाइनेंस का स्टॉक है जो आपको एक होना चाहिए। तो जैसे कि उनका आवास फाइनेंस है, अगर आपका भी इन तीनों में से एक स्टॉक है तो आपको और फाइनेंस का स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, एक ही सेक्टर का अगर आप लोग एक से ज़्यादा खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस भी उतना ही मिलेगा। तो मेरी तरफ से मैं लास्ट में आप लोगों को बोलूँगा कि कैसे करना है। तो उनका जैसे कि आवास फाइनेंस ऑलरेडी है तो आप इसमें स्टक रहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आपको अगर थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहे हैं अभी, तो आप इसको सेल कर दीजिए। मैं बताऊंगा कि ये सेल करके आपको क्या खरीदना है। तो आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसमें जो इन्वेस्ट किया आपने, तो इसको अगर आप लोग अभी सेल करेंगे, आपका भी अगर है तो सेल करके आपको कैसे खरीदना चाहिए दोस्तों, देखिए आपको फूडवेयर का खरीदना चाहिए, फूडवेयर या फिर एवेन्यू मार्ट। एवेन्यू मार्ट जो है ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये आप लोग बोल सकते हैं जो फ्यूचर अगर देखें तो इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा है। मैं एवेन्यू मार्ट के बारे में अगर आप लोगों को बोलूँ तो ये स्टॉक है सुपर मार्ट का है। सुपर मार्केट में जो आप लोग बोल सकते हैं जो V-Mart है, ये सब है, तो इसमें ये स्टॉक इसका है और ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी इसका प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 4297 के आसपास और अभी आप लोग को अगर मैं रिटर्न बोलूँ तो ये 615% का गेन दिया है 5 ईयर में और इसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा स्टॉक है। तो आपका जो LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है वो अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप उसको सेल करके आप एवेन्यू सुपर मार्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत एक आपको अच्छा रिटर्न देगा और आपका लॉस रिकवर कर देगा। और दोस्तों देखिए, अगर आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपने निवेश करके रखा है सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस में, तो ठीक है, डेफिनेटली आप करिए इसमें, क्योंकि फाइनेंस का सिर्फ एक ही स्टॉक रहना चाहिए। इनका मैं जैसे कि पहले में बोला, इनका आवास फाइनेंशियल ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने उनको LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेने से मना कर दिया, क्योंकि फाइनेंस का एक ही रहना चाहिए। तो इसके बाद तो उनका अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक देखूँ तो उसका नाम है PI इंडस्ट्रीज। तो PI इंडस्ट्रीज अगर मैं बोलूँ तो ये केमिकल का स्टॉक है। तो इसका जो रिटर्न अगर मैं देखूँ तो इसका रिटर्न 5 ईयर्स में 280% रिटर्न दिया है इसने और 1 ईयर में अगर मैं देखूँ तो 60% रिटर्न दिया है और इसका जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है। और अगर मैं आपको एंट्री के बारे में बोलूँ तो आप इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा डाउन गया था और अभी ये फिर से आप जाने का, आप लोग बोल सकते हैं आप जाने में है। तो इसलिए PI इंडस्ट्री आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए अगर आपने भी खरीद के रखा है पोर्टफोलियो में, क्योंकि केमिकल के बारे में मैं अगर बोलूँ और कुछ केमिकल का है, पीडीलाइट भी अच्छा है, टाटा केमिकल भी अच्छा है, पर अगर आपका इन तीनों में से कुछ भी एक हो पोर्टफोलियो में तो आपको डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर है। तो सरेदन जी आपको भी बोलना चाहूँगा, ये आप होल्ड कीजिए PI इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिट देगा, बहुत ही शानदार प्रॉफिट। तो दोस्तों उनका जो लास्ट स्टॉक है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं फाइनेंस का स्टॉक है। तो आप लोग देख सकते हो उन्होंने क्या गलती किया था, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बैंक का और ज़्यादा से फाइनेंस और बैंक का ही उन्होंने खरीद के रखा था पोर्टफोलियो में, और उनका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड नहीं था, उनका एक ही सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट था। आप लोग बोल सकते हैं बैंक और फाइनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट था, तो उनको क्यों लॉस नहीं मिलेगा। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है आपको डेफिनेटली अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए अगर आपको लॉस हो रहा है। पर जैसे कि मैंने बोला, बैंक का और फाइनेंस का, बैंक का आप लोग 2 रख सकते हैं, एक है AU स्मॉल फाइनेंस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसके बाद एक लीडिंग कंपनी जो HDFC या फिर ICICI, तो ये 2 बैंक का स्टॉक रहना ही चाहिए। तो इसके बाद फाइनेंस का अगर स्टॉक बोलो तो मैं फाइनेंस का एक ही रहना चाहिए, चाहे आपका LIC हो, चाहे आपका HDFC का हो, चाहे आपका बजाज का हो, चाहे आपका जैसे कि मैंने फास्ट में बोला था आवास फाइनेंशियल का हो। श्रीराम भी अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली होल्ड कीजिए, पर फाइनेंस का आपका एक ही होना चाहिए। तो शहरीदन जी आपको मैं बोलना चाहूँगा, आपका आवास फाइनेंशियल का जैसे कि स्टॉक है, तो इसलिए मैंने आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट सेल करने के लिए बोलूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आपका फाइनेंस का स्टॉक या फिर बैंक का स्टॉक ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली अगर एक लॉस देगा तो बाकी सारे फाइनेंस भी तो लॉस देगा ना। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है। और आई होप शहरीदन जी आपने आपका गलती जो है आपने जान लिया होगा कि आपने क्या गलती किया था।
तो दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपका जो पोर्टफोलियो है कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे आप लोग डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है कि आप लोग एक ही सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। उनका अगर मैं देखे, आप लोग को देखने को मिलेगा कि बैंकिंग का और फाइनेंस का स्टॉक ज़्यादा था, जिसके वजह से उनका 62,000 का उनका लॉस हो गया था। तो डेफिनेटली आपको ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर एक रॉन्ग स्टॉक आपने खरीदा, एक रॉन्ग स्टॉक आपका सारा पोर्टफोलियो आपका बिगड़ सकता है। तो अभी आपको कभी भी एक गलत स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए भी आप लोग को मैं मेरा वीडियो देता हूँ वर्ल्ड बैंक का, तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। और आप लोग कमेंट दीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है कि यह स्टॉक अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में वीडियो बना के दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट देना। तो इसके बाद दोस्तों, आप लोग सेक्टर चाहे कम खरीदीजिए पर क्वालिटी सेक्टर खरीदना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि आपका 15-20 स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देगा, ऐसे नहीं होगा कभी भी। आप लोग चाहे 10 ही खरीदीजिए, 5 ही खरीदीजिए, पर अच्छा स्टॉक खरीदीजिए, अच्छा सेक्टर से खरीदीजिए। तो मैं ऐसे ही अगर आपको मिनिमम सेक्टर के बारे में बोलूँ कि आपके पास इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो मिनिमम मैं 5 लेकर चलूँगा, इसमें से 5 सेक्टर आपका पास होना ही चाहिए। तो आप लोग वेटेज बढ़ा भी सकते हैं, पर मैं जैसे कि बोला, बैंक का आप लोग दो स्टॉक खरीदना आप लोग को कंपलसरी। आप लोग को अगर प्रॉफिट चाहिए तो ये दोनों स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए। एक है स्मॉल फाइनेंस का, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, और सेकंड जो लीडिंग कंपनी जो एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई, तो ये दोनों बैंक का होना चाहिए। बाकी अगर सेक्टर के बारे में बोलूँ तो बाकी सेक्टर से आपको डेफिनेटली स्टॉक एक एक ही खरीदना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अभी डाइवर्सिफाइड कैसे करना है, तो दोस्तों देखिए, जो पहला जो सेक्टर मैं बोलना चाहूँगा वो है आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में जैसे कि मैंने बोला, टीसीएस ये लीडिंग कंपनी है, सो टीसीएस डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड। सो ये दोनों बहुत ही अच्छा कंपनी है। टीसीएस मैंने बोला क्योंकि ये लीडिंग कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड मैंने बोला क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आईटी सेक्टर का कुछ ना कुछ आपके पास होना ही चाहिए। तो इसके बाद एफएमसीजी का सेक्टर, आपके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी का सेक्टर एक ना एक तो होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने नाम बोल ही दिया, आप लोग देख सकेंगे। तो मैंने बोला था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर मेरिको, या फिर ब्रिटानिया। तो आपको जो पसंद है आपको एफएमसीजी में से, ऐसे नहीं कि ये 4 ही अच्छे, इससे भी ज़्यादा अच्छा आपको मिल सकता है। आपका एफएमसीजी का स्टॉक एक ना एक तो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो इसके बाद तीसरा जो स्टॉक आपका होना चाहिए वो है बैंकिंग का। जैसे कि मैंने बैंकिंग का बोल ही दिया कौन दोनों आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसके बाद फाइनेंस का दोस्तों, आपके पास सिर्फ एक ही फाइनेंस का होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर फाइनेंस का एक से ज़्यादा होगा तो आपको अगर एक में लॉस मिलेगा तो दूसरा में भी लॉस मिलेगा, तीसरा में भी लॉस ही मिलेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही फाइनेंस का स्टॉक रखना है। तो इसके बाद दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा हाउस होल्ड ड्यूरेबल का सेक्टर का स्टॉक। हाउस होल्ड ड्यूरेबल में से मैं बोलूँ तो ओरियन आता है, पोलीकेब आता है, इन्होंने भी खरीदा है। एक आप लोग को अगर हाउसिंग ड्यूरेबल के बारे में बोलो तो उन्होंने खरीदा है, आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा एम्बर एंटरप्राइज होल्डर। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में ये पब्लिक को चाहिए ही चाहिए, इसका डिमांड और बढ़ेगा, ये कमेगा नहीं कभी भी। तो इसके बाद आपका कंज्यूमर रिटेलर भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला इनको एवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक खरीदने के लिए, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट है कंज्यूमर रिटेलर के लिए, कंज्यूमर रिटेल्स के लिए। तो ये फ्यूचर बहुत है इसका। तो आपके पास भी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए और कौन सा स्टॉक खरीदूं, तो आपको डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एवेन्यू सुपरमार्ट। तो इसके बाद आपका हेल्थ केयर का स्टॉक होना चाहिए। हेल्थ केयर में से मैंने जैसे कि बोला अपोलो हॉस्पिटल टॉप में है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके पास भी है, तो मैंने उनको बोल ही दिया ये उनको होल्ड करना चाहिए। तो हेल्थ केयर में से एक आप लोग को पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो इसके बाद फार्मा में भी आप लोग को एक में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने ग्लेनमार्क में किया था, और अगर फ्यूचर देखे तो ग्लेनमार्क से ज़्यादा सन फार्मा में ज़्यादा आप लोग का फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो इसलिए उनको मैंने क्या बोला था, होल्ड करने को, अभी जब प्रॉफिट मिलेगा तो उसको बेचकर सन फार्मा खरीदने के लिए बोला। तो अभी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका होना चाहिए, बोल सकते हैं अपैरल एंड लग्जरी। अपैरल एंड लग्जरी क्या है, तो दोस्तों देखिए रिलैक्सो फुटवियर जो है, सो ये आप लोग बोल सकते हैं जूते का या फिर चप्पल का ये जो स्टॉक है अपैरल एंड लग्जरी, ये लोगों को चाहिए ही चाहिए। इसका डिमांड बहुत ही और बढ़ेगा भी, क्योंकि पॉपुलेशन जितना ही बढ़ेगा इसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही सारा सेक्टर आता है, तो मैंने मिनिमम
ऐसे कुछ सेक्टर के बारे में बोला जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इससे भी ज़्यादा आप लोग रख सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखना दोस्तों, सेक्टर आप लोग मिनिमम सिलेक्ट कीजिए फिर मैक्सिमम सिलेक्ट कीजिए, ये मैटर नहीं करता, पर उस सेक्टर में से आपको ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीदना है। एक सेक्टर से एक ही स्टॉक, याद रखना, एक सेक्टर से एक ही स्टॉक। और आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड, उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड, उनका 15 स्टॉक्स था, डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ था क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट था, तो ये डाइवर्सिफाइड नहीं बोलते। डाइवर्सिफाइड बोलते हैं अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर हो, तो अलग अलग सेक्टर, तो उनका तो सेम सेक्टर के में से ही आधे है, तो इसलिए उनका डाइवर्सिफाइड नहीं था, तो इसलिए उनको लॉस हुआ था। तो दोस्तों ऐसी मैं आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।